क्या चिराग और नीतीश में सब ठीक है? क्या चिराग के मन में अभी भी है कसक? क्या चिराग फिर देंगे नीतीश को झटका? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक है? क्या जदयू और लोजपा की जो पुरानी दुश्मनी है वो अभी भी बरकरार है? जिस तरह से बीपीएससी मामले को लेकर चिराग पासवान ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है। आखिर समझते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो अदावत है वो कैसे पुरानी है? क्या लड़ाई की शुरुआत 2020 में हुई थी या यह लड़ाई चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के समय से चली आ रही है? कैसे नीतीश कुमार से रामविलास पासवान नाराज थे? कैसे चिराग पासवान को जाते जाते रामविलास पासवान ने बताया कि किसके साथ गठबंधन नहीं करना है और किसके दबाव में काम नहीं करना है? इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको इस खास रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बिहार में लोजपा और जदयू के बीच तकरार की खबरें अक्सर ही चर्चा में रहती है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ऐसे राजनीतिक धुरंधर हैं जो अपने दम पर बिहार की राजनीति को उथल पुथल करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास गवाह है कि चुनावों में चिराग के तेवर ने अच्छों का गणित बिगाड़ दिया है। देखें तो 2020 में किसने ऐसी कल्पना की थी कि चिराग पासवान के एक फैसले से जदयू जैसी पार्टी जो है 50 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। हालांकि चिराग अभी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनके तेवर ने बिहार की राजनीति में हलचल सी मचा दी है। देखें तो चिराग पासवान भले ही खुद को मोदी का हनुमान करते हों, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इसी हनुमान के एक फैसले से बिहार में एनडीए लगभग सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि चिराग ने नुकसान तो जदयू को पहुंचाया, लेकिन इसका असर बीजेपी पर भी पड़ा। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बिहार की सत्ता का किंग मेकर बन गए। वैसे 2020 में नीतीश से चिराग की नाराजगी कोई अनोखी घटना नहीं थी। दरअसल लोजपा ज़्यादातर जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं खुद नीतीश कुमार ही हैं। इतिहास गवाह है कि एक समय रामविलास पासवान न सिर्फ 15% अनुसूचित जाति के नेता थे, बल्कि इन्हें ओबीसी का बड़ा नेता समझा जाता था। उस समय रामविलास पासवान का सियासी कद नीतीश कुमार से काफ़ी बड़ा था। कहा जाता है कि बीजेपी इनको बिहार में एनडीए का सीएम फेस बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अंत में बाजी मार ली। वैसे रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर 28 नवंबर 2000 को लोजपा का गठन किया। बाद में गोधरा दंगे की वजह से 2002 में एनडीए से भी अलग हो गए। हालांकि बिहार में असली सियासी खेला फरवरी 2005 में शुरू हुआ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में लोजपा ने एनडीए और आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 29 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके कारण लोजपा किंग मेकर की भूमिका में आ गई। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा में रामविलास पासवान ने बीजेपी और आरजेडी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। वहीं रामविलास पासवान मुस्लिम सीएम की शर्त पर आरजेडी के साथ गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में मई 2005 तक लोजपा के टूटने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पार्टी के कई विधायक नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन रामविलास पासवान केंद्र की मदद से किसी तरह बिहार विधानसभा को भंग करवाने में कामयाब हो गए। हालांकि इससे लोजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पार्टी के बागी नेताओं ने इसके बाद जदयू का दामन थाम लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर 2005 में हुए चुनाव में लोजपा मात्र 10 सीटों पर सिमट गई। फिर क्या था, पूर्ण बहुमत हासिल करते ही नीतीश कुमार ने
रामविलास पासवान के वोट बैंक को कमजोर करना शुरू कर दिया। दरअसल 1990 और 2000 तक बिहार में दलितों का झुकाव लालू प्रसाद यादव की तरफ देखने को मिलता था। बाद में रामविलास पासवान दलितों के नेता बनकर उभरे, लेकिन नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही महादलित का ऐसा दांव चला कि लोजपा की राजनीति सिमट गई। बता दें कि नीतीश कुमार ने पासवान जाति को छोड़कर दलित मानी जाने वाली अन्य 21 उपजातियों के लिए महादलित कैटेगरी बनाकर उन्हें कई फायदे पहुंचाए। महादलित जातियों के कल्याण के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन भी किया, जिसका परिणाम हुआ कि रामविलास पासवान 15% दलितों के नेता के बदले लगभग 5% पासवान जाति के नेता बनकर रह गए। नीतीश कुमार के महादलित मास्टर स्ट्रोक का नतीजा यह हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान अपनी सीट यानी कि हाजीपुर से चुनाव हार गए। यानी कि नीतीश के एक ऐसे फैसले से लोजपा को काफी नुकसान हुआ और पार्टी इसके असर से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी है। इसके कारण दिन और दिन लोजपा का ग्राफ गिरता चला गया। चुनावी आंकड़ों के अनुसार 2005 में लोजपा को 11.1% वोट मिले थे, जबकि इस चुनाव में पार्टी अकेले 203 सीटों पर लड़ी और 10 सीटें जीतने में ही कामयाब हुई। वहीं 2010 में लोजपा ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। इस चुनाव में पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। वहीं लोजपा का वोट प्रतिशत घटकर 6.7% हो गया। 2015 में लोजपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन पार्टी के वोट शेयर में और गिरावट आई। 2015 में लोजपा को मात्र 5% वोट मिले। इस चुनाव में पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर चुनाव जीत सकी। इसके बाद 2017 में बिहार की राजनीतिक समीकरण बदले और नीतीश कुमार ने दोबारा एनडीए में वापसी की। इस दौरान उन्होंने पासवान जाति को भी महादलित का दर्जा देकर सभी 22 दलित समुदाय को महादलित बना दिया। यहाँ आपको यह भी बता दें कि बिहार में ऐसे 7 जिले हैं जहाँ महादलितों की आबादी 10% से ज़्यादा है। यह जिले हैं गया, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, मधेपुरा और जमुई। फिर नवंबर 2019 में चिराग पासवान ने लोजपा अध्यक्ष की कमान संभाली। चूंकि चिराग बचपन से ही अपने पिता रामविलास पासवान को देखते आए थे, ऐसे में वो भली भांति जानते थे कि नीतीश कुमार के कारण किस तरह से लोजपा को नुकसान हुआ। फिर क्या था, लोजपा का अध्यक्ष बनते ही उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू और बीजेपी ने लोजपा को मात्र 15 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत होते देखना चाहते थे, जो कि 15 सीटों पर चुनाव लड़कर संभव नहीं था। ऐसे में चिराग पासवान ने एनडीए से किनारा कर लिया। वहीं जदयू से मिले पुराने जख्मों को ध्यान रखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इसके साथ ही रामविलास पासवान जाते जाते चिराग पासवान को एक बड़ी बात कह गए थे। चिराग पासवान को रामविलास पासवान ने समझाया था कि किस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, जबकि वो दोनों से बड़े नेता थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ गठबंधन कभी दबाव में नहीं करना है। अगर किसी पार्टी को बड़ी पार्टी बनानी है तो उसे कम से कम 25 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बात को चिराग पासवान ने अपने गठरी में बांध कर रखा और इसी रास्ते पर वो आगे चले, जिसके कारण 2020 में चिराग पासवान का मिशन कुछ अलग था। चूँकि वो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे, ऐसे में वे इस चुनाव में जता देना चाहते थे कि लोजपा का वोट बैंक उनके साथ है। चिराग जानते हैं कि राजनीतिक रूप से मजबूत हुए बिना उनका और उनकी पार्टी का भला नहीं होगा, इसलिए 2020 के चुनाव को उन्होंने अलग ही अंदाज में लड़ा। इस चुनाव में वो सबको संदेश देना चाहते थे कि लोजपा के समर्थन पूरे प्रदेश में है। ऐसे में अगर कोई लोजपा के साथ गठबंधन करेगा तो उसको बड़ा फायदा होगा। देखें तो इस चुनाव में लोजपा एकमात्र बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट पर जीतने में कामयाब हुई। बता दें कि मटिहानी में लोजपा के राजकुमार सिंह ने
अपने निकट प्रतिद्वंदी जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह को खड़े मुकाबले में 333 मतों से हराया। पर जीत हार से अलग चिराग की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ कर सामने आई। वहीं पार्टी मात्र 134 सीटों पर चुनाव लड़कर भी 5.66% वोट हासिल करने में कामयाब हुई। ऐसे में चिराग कहीं न कहीं अन्य पार्टियों को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बिहार में लोजपा अभी भी मजबूत है। वैसे 2020 चुनावों में जदयू का तीसरे नंबर का पार्टी बनना अभी भी चर्चा में रहता है। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस तरह से लोजपा को सिर्फ पासवान जाति तक सीमित कर दिया था, ऐसे में 2020 चुनाव में चिराग पासवान जदयू को करारा जवाब देने की कोशिश में थे। इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर प्रहार किया। परिणाम यह हुआ कि लोजपा ने जदयू को काफी नुकसान पहुंचाया। आंकड़े के अनुसार राज्य में 33 सीटें ऐसी रहीं जहां लोजपा का वोट अगर जदयू को मिलता तो पार्टी जीत सकती थी। जिसके बाद नीतीश कुमार यह कहते भी नजर आए कि लोजपा के कारण जदयू को नुकसान हुआ। हालांकि लोजपा को भी चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चिराग अपने अभियान में सफल होते नजर आए। वैसे इसके बाद लोजपा में बंटवारा हो गया, लेकिन चिराग पासवान का यह आरोप है कि जदयू ने लोजपा को तोड़ने का काम किया। देखें तो लोजपा के 5 सांसद जैसे ही चिराग से अलग हुए, वैसे ही पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। हालांकि चिराग ने हार नहीं मानी और इन सब के बाद भी बीजेपी की तरफ नरम रुख कायम रखा, जिसका इनाम उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में मिला, जब बीजेपी ने पशुपति पारस से किनारा करते हुए चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी। वहीं 5 सीटों पर जीतने के बाद चिराग मोदी मंत्रिमंडल में अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में जीत के बाद चिराग और नीतीश के बीच सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ एक झलक यह भी देखने को मिला कि मकर संक्रांति के मौके पर जब नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर चिराग पासवान मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज होते हैं। हालांकि इस पर चिराग पासवान यह सफाई देते हैं कि वो उस वक्त जो है एक खास पूजे पर बैठे हुए थे, इसलिए वो जो है नीतीश कुमार के स्वागत में नहीं आ पाए। इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान जो हैं कहीं ना कहीं उनके तेवर बदले नजर आए। बीपीएससी मामले को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो सरकार में नहीं रहते तो पक्का बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देते और इस आंदोलन में खुद पड़ते। तो इस बयान से यह साफ लग रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो अभी भी जदयू को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी अलग होने जा रहा है। क्योंकि इस बार कई अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। खास करके जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, और इस बात की भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच दोस्ती काफ़ी बेहतर है। दोनों अक्सर एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते रहते हैं। तो देखना होगा चिराग और जदयू की जो लड़ाई है, जो लड़ाई रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच थी, इस लड़ाई का अंत कैसे होता है, या फिर ये जो लड़ाई है वो आगे भी बरकरार रहेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस खबर को लेकर, चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।